शुरू करेंगे। एक्सट्रीमली टायर्ड, एक्सट्रीमली टायर्ड, बट कोई दिक्कत नहीं है, फटाक से पढ़ेंगे जो पढ़ने वाले थे, जो पढ़ना चाहिए। देखिए जीवन है, काम तो करना ही पड़ता है, करना भी चाहिए। और हाँ, आज टाइम से बिल्कुल शुरू कर दिया, टाइम से ही अब क्लास शुरू करेंगे, क्योंकि इसके बाद भी क्लास होती है यूट्यूब पे, इसके पहले भी क्लास होती है, तो एक क्लास लेट होती है तो सारी क्लास बैक टू बैक लेट होती जाती हैं फिर, इसलिए टाइम से ही हम शुरू करेंगे। चलो भाई, बहुत बढ़िया। मेरा नाम नहीं लेते आप? ले लेंगे यार, आपका नाम भी ले लेंगे, आपका नाम भी ले लेंगे। हाँ, एनईपी के यार अभी तो नहीं आ रहे, हेडेक बेटर है, आज दिन में बहुत लग रहा था कि फिर से हो गया है, बट मैंने ऑफलाइन की क्लास ली है, 3.5 घंटे दिन में पढ़ाया है, तो अभी तो ट्रैवल भी किया है, तो कोई दिक्कत ऐसी है नहीं, अब ठीक लग रहा है, काफ़ी आराम है, मुझे लग रहा है हो जाएगा एक आध दिन में ठीक। एनीवे, चलिए, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। आते हैं, शुरू करते हैं। कल हम कहाँ थे? प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हम कर रहे थे, और ये आपका डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल हम शुरू करने वाले थे। इससे पहले हमने इंटीग्रेशन और इंटर रिलेशन का जो सिद्धांत है वो कर लिया था। देखिए, इंटर रिलेशन का सिंपल मतलब होता है फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये जो प्रकार हैं विकास के, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शरीर बीमार होता है तो दिमाग भी बीमार महसूस करता है, इमोशंस अगर ठीक नहीं होते तो दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता, शरीर भी बीमार महसूस करता है। अगर आप किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो उसका असर शरीर दिमाग सब पे पड़ता है। यानी एक प्रकार का विकास, यदि बच्चे का शारीरिक विकास ठीक से नहीं हुआ तो वो दिमागी विकास पे भी प्रभाव डाल सकता है। बात सही है या नहीं है? चलिए, बहुत बढ़िया। और हाँ प्रीति, एक्सट्रीमली टायर्ड यार। तो ये एक बात है, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन। इंटीग्रेशन क्या है? जब ये सारे प्रकार मिलकर के एक सिंगल यूनिट के रूप में काम करते हैं। यानी जैसे आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो आपका फिजिकल डेवलपमेंट तो काम कर ही रहा है, मोटर डेवलपमेंट जिसमें शरीर का विकास जो है आपका वो काम कर ही रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि इसमें कॉग्निशन भी काम कर रहा है, क्योंकि आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं। भाई क्रिकेट में सिर्फ भाग थोड़ी रहे हैं, आप प्लानिंग भी कर रहे हैं, आप दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी स्पीड पे बॉल आ रही है ना, कैसे उसको रिस्पॉन्ड करना है। सोशल, इमोशनल, वहाँ पे आपका टीम वर्क भी है, इमोशंस को भी कंट्रोल में रखना है। ऐसे थोड़ी एम्पायर को गाली दे दोगे, किसी को आउट कह दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये जो सारे प्रकार के विकास हैं वो एक सिंगल यूनिट में, एक सिंगल गेम में, मान लीजिए क्रिकेट के, यूज हो रहे हैं। ठीक, तो ये है आपकी कहानी। आप पेपर भी देने जाएंगे तो आप फिजिकली भी फिट होना जरूरी है आपका, है ना, कॉग्निटिवली भी फिट होना जरूरी है आपका। ठीक है ना? जी। अच्छा काजल, वहां नहीं है यार दर्द, अब काफी आराम है वैसे, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी छोड़ो, आप पढ़ाई करते हैं, है ना, बाद में सुनूंगी मैं। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना कंसर्न दिखाते हैं, इतना प्रेम दिखाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी एकीकरण का सिद्धांत, पीसीएसई, ये सारे जो प्रकार हैं डेवलपमेंट के, जब एक यूनिट के रूप में किसी कार्य में काम आए तो हम कहते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है। बात सही है कि नहीं है? एनीवे, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। एडिट प्लस भी सिलेबस को लेके बेचैन मत रहो, कोई काम का है नहीं वो, है ना, वो अलग से करा दूंगी मैं, मतलब डिस्कस करा दूंगी, करना वही है जो पहले करना था। ठीक, डेवलपमेंट जो उसमें सब्जेक्ट पेडागोजी है वो आप स्वयं करेंगे, सीटेट वाला ही इस्तेमाल में लाके, बाकी सब जो है चलेगा। ठीक है शिवांश, चेक करा लेंगे कि ऐसा क्यों। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, यानी अनुमान का नियम है इसको कहते हैं, यानी विकास का अंदाज़ा लगाना, प्रिडिक्ट करना इसको पॉसिबल है। कि आपको पता है कि इन्फेंसी में जो है बच्चे चलना सीख जाते हैं, चाइल्डहुड में बच्चे स्कूल जाने लगेंगे, एडोलसेंस में उनमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी, ये सब आप पैटर्न का अंदाज़ा लगा सकते हो। वो कहा जाता है कि पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं, ये पेट्रियार्कल कहावत है, बट पुत्री के पाँव भी जो है पालने में नज़र आ जाएंगे। मतलब आप जो है बच्चे के लक्षण देख करके ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये किस दिशा में जाएगा। किसी की हाइट अगर बचपन से आपको लग रहा है बाकी बच्चों से ज़्यादा है, तो आप समझ सकते हो यार इसकी हाइट जो है ज़्यादा जाएगी। या एक बच्चा है जो बचपन से बड़ा प्यारा बोलता है, बड़ा मीठा गाता है, तो आपको पता है यार इसको सिंगिंग में अगर हम मौका दें तो ये अच्छा कर सकता है ना। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो आप और क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं, भाई दूध के दांत आ गए या शुरू के बीच के 2 दांत आ गए तो बाकी दांत भी अब आ जाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, है ना, आप अनुमान लगा सकते हैं। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत है इस बात को समझने में? बहुत बढ़िया आरती। तो आपको पता है इन्फेंसी के बाद चाइल्डहुड ही आएगा, ये पैटर्न भी है, और आप अलग अलग चीज़ों का अनुमान लगा सकते हैं, प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि भाई अगर जवानी ऐसी है, आजकल मजाक में मीम चलता है ना इंटरनेट पे, कि भाई जब जवानी में इतने शरीर में दर्द है, इतनी बीमारियां हैं, इतने थकान है, इतना सब कुछ है, बुढ़ापा तो कैसा कैसा होगा, है ना। तो प्रिडिक्शन है ये
कि भाई आगे जो है अगर अभी से हालात ये हैं तो कल क्या होगा। तो ये प्रिडिक्शन जैसा है। अब ये मत कहिएगा कि पूरी तरह से हम अंदाजा लगा सकते हैं, पूरी तरह से कोई आपका ज्योतिषी या कोई दुनिया का इंसान जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कुछ हद तक आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। हो सकता है एक बच्चा टॉप कर रहा हो और आपने कहा टीचर ने देखो ये साइंटिस्ट बनेगा, उसने भी कहा हाँ मैं साइंटिस्ट बनूंगा, बाद में उसका मन हट गया पढ़ाई से, तो कर लो प्रिडिक्ट, है ना। कोई घटना घट गई, कुछ हो गया, तो 100% कोई एक्यूरेटली नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। अब ये है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, यानी विकास की दिशा का नियम। तो हम कहते हैं कि विकास जो है एक मल्टी डायरेक्शनल होता है ना, मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डायरेक्शनल होता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ मल्टी डायरेक्शनल मल्टी डायमेंशनल की, तो इसमें जब मल्टीपल डायरेक्शन है यानी विकास की दिशाएं हैं कई, जिसमें एक हम पढ़ते हैं सेफेलोकॉडल यानी सिरोध, जिसमें दो दिशाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सेफेलोकॉडल, कॉडल सेफेल का मतलब होता है खोपड़ी, कॉडल मतलब पूंछ उसकी, यानी खोपड़ी से आपका जो है नेक्स्ट लेवल जो थैंक यू होमा, खोपड़ी से जो आपकी बाकी रीढ़ की हड्डी से पूरा जो कॉर्ड जा रही है उसको हम सेफेलोकॉर्ड कह रहे हैं, यानी सर से पैर की ओर, है ना। इसको क्या कहते हैं, सिरोध पदोन्मुखी कहते हैं, सिरोध पदोन्मुखी, सर से पैर की ओर। एक तो दिशा ये हो गई, सीपी से याद रख लेना। और पी है प्रॉक्सिमो डिस्टल। क्या है, प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या है भाई, इसको समीपस्थ दूरस्थ विकास कह देते हैं, समीपस्थ दूरस्थ विकास की दिशा, ठीक। इसको हम सेफेलोकॉर्डल को लॉन्गिट्यूडिनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल भी कहते हैं। सेफेलोकॉर्डल को लॉन्गिट्यूडिनल भी कहते हैं, लंबवत यानी। और जो आपका दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल, इसको हम नियर टू फार या सेंटर टू पेरिफेरी कहते हैं, सेंटर टू पेरिफेरी यानी केंद्र से सीमाओं की ओर। अब ये कैसे वर्क करती हैं दोनों, उस पर हम आएंगे, लेकिन ये विकास की दो दिशाएं हैं जो हम जनरली, हाँ देख तो रहे हो भाई क्लास, जो जनरली हम विकास की दिशाओं को समझते हैं कि ये दो दिशाएं हैं जो मुख्य रूप से शामिल होती हैं। सेफेलोकॉर्डल जिसको हेड टू टो कहते हैं, है ना, वो बादशाह का गाना है ना एक, बट आपको क्या ही करना और मुझे क्या ही करना, आप तो बिना उसके ही समझ लीजिए। सेफेलोकॉर्डल यानी हेड टू टो, यानी बच्चा पहले अपनी गर्दन संभालना सीखता है 2 से 4 महीने में, फिर वो बैठना सीखता है, फिर वो खड़े होना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है। यानी सर से देखोगे आप, पहले सर ही संभालना सीखता है ना बच्चा। आप देखते हैं पहले अगर बच्चा 1 महीने का, तो उसकी गर्दन के नीचे आप हाथ लगा के तब संभालते, नहीं तो वो संभाल नहीं पाता, उसकी मसल्स उतनी विकसित नहीं हुई होती कि वो सर खुद से संभाल ले। बात सही है। तो सेफेलोकॉर्डल यानी सिर से पैर की ओर विकास की दिशा जाती है, डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू फुट और टो, ठीक है, खोपड़ी से पैर की तरफ, अंगूठे की तरफ, पैर के टो जिसको हम कह रहे हैं। दैट इज वाई बिफोर इट बिकम्स एबल टू स्टैंड, यानी बच्चा जो है खड़े होना सीखने से पहले, द चाइल्ड फर्स्ट गेन्स कंट्रोल ओवर हिज हेड, पहले गर्दन संभालना सीखता है जो कि ऊपर है, और खड़े होना सीखना यानी जो धड़ का पार्ट है, सर संभालना सीखेगा, फिर धड़ संभालना सीखेगा। तो सर पे कंट्रोल पहले आएगा और फिर जो है वो पैरों पे कंट्रोल आएगा। एंड आर्म्स एंड देन ऑन हिज लेग्स, फिर आर्म्स पे आ रहा है कंट्रोल, है ना, और फिर आपके लेग्स पे कंट्रोल आएगा, ठीक है। ये है कहानी सिर से पैर की या सेफेलोकॉर्डल की, ठीक है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स टू स्टार्ट एट सेंट्रल बॉडी पार्ट्स। ये दूसरे वाला है प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो सेफेलोकॉर्डल मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा, हो तो आप पूछ सकते हैं। सेफेलोकॉर्डल, सेफेलोकॉर्डल यानी सिरोध पदोन्मुखी, इस पे चर्चा हमारी अभी हो चुकी है। सिरोध पदोन्मुखी यानी सिर से पैर की ओर, हेड टू टो, हेड टू टो, सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर यानी पहले सर संभालना सीखा बच्चे ने, गर्दन संभालना सीखा, बाकी बैठना सीखा, फिर खड़े होना सीखा, चलना सीखा, सर से पैर की ओर
जा रही है विकास की दिशा, इसीलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल, लंबवत, वो पढ़ा था ना कभी 10th में पढ़ा होगा, हाइपोटेन्यूज या फिर लंब कहते थे हिंदी में। तो सर से पैर की ओर लंबवत है ये विकास की दिशा, लॉन्गिट्यूडनल है, लंबवत है। बात सही है। चलिए, अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स टू स्टार्ट एट सेंट्रल बॉडी पार्ट्स टू आउटवर्ड्स, यानी जो मोटर स्किल्स का जो डेवलपमेंट है, क्योंकि ये दोनों जो है शारीरिक विकास का ही प्रकार है ना, शारीरिक विकास से संबंधित ही दो सिद्धांत हैं। तो ये दूसरा जो प्रॉक्सिमो डिस्टल जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल की जब हम बात कर रहे हैं तो ये समीप से दूर जाता है, यानी बॉडी के सेंट्रल पार्ट से, स्टार्ट एट सेंट्रल बॉडी पार्ट्स टू आउटवर्ड्स, सेंट्रल बॉडी पार्ट से आउटवर्ड्स जाता है ना। स्थूल कौशल का विकास शरीर के केंद्रीय भागों से शुरू होकर बाहर की ओर जाता है, शरीर के केंद्रीय भागों से शुरू होकर बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। केंद्र क्या है बॉडी का, पहले आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, आपका हार्ट, ये सब डेवलप होता है, यानी जो बॉडी के सेंटर के पास वाले आसपास की जो एक्टिविटीज हैं वो पहले शुरू होती हैं या विकास शुरू होता है उनका। जैसे आपके कंधों का, फिर कंधों पे पहले कंट्रोल आता है आपके, फिर कंधों से आपके यानी बाहर की ओर, सेंटर के जो जो पास है उससे बाहर की ओर जाएगा। तो हार्ट डेवलप हुआ, रीढ़ की हड्डी, फिर आपका ये जो शोल्डर है इस पे कंट्रोल आया, फिर शोल्डर से आर्म्स पे आया, आर्म्स से भी अगर आप देखेंगे ये आपकी कोहनी, कोहनी के बाद वाला पार्ट, फिर उस पर कंट्रोल आएगा, फिर हाथों पे कंट्रोल आएगा, फिर जाके उंगलियों पे कंट्रोल आएगा, यानी बॉडी के सेंटर से बाहर की ओर, सेंटर से पेरीफेरी की ओर, यानी समीप से दूर की ओर या केंद्र से सीमाओं की ओर। बॉडी की सीमाएं हैं ना यहाँ पे खत्म हो रही है, ये सीमाएं हैं, जैसे बॉर्डर होता है शहर देश का, तो ये क्या है, ये आपकी सीमाएं हैं कि सेंटर से पेरीफेरी, आउटवर्ड्स, सेंटर टू आउटवर्ड्स, आ जाओ, सेंटर टू, ये कब हमारे अभी भी रिटायर नहीं हुए। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है ना, ऑल द बेस्ट भाई मेरी तरफ से, जितने भी लोग जो भी टीचर्स हैं और पहली बार सीटेट दे रहे हैं, आपका एक ही बार में निकलेगा भी और अच्छे मार्क्स आप लेकर के आएंगे, ठीक है ना। हाँ, आप जैसे समझाते हैं सारे बंदे समझते हैं। थैंक यू। हाँ हाँ ज्योति, एक्सट्रीमली थकी हुई हूँ, बट कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है ना, काम के टाइम पे काम करना चाहिए। अभी 10 दिनों की छुट्टी पे जाऊंगी 25 तारीख से दुबई, तो ठीक है, मतलब काम तो वैसे भी करना ही है, इतने सालों से कर ही रहे हैं, छुट्टी नहीं थी तब भी, तो ठीक है, तब आराम कर लूंगी, मतलब कहने का ये। प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी समीपस्थ दूरस्थ विकास, डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स टू स्टार्ट एट सेंट्रल बॉडी पार्ट्स टू आउटवर्ड्स, यानी बॉडी के सेंट्रल बॉडी के पार्ट से बाहर की ओर, यानी बॉडी का जो सेंटर है, यानी आपका चेस्ट से आपके बाहर की ओर जो है वो विकास की जो प्रक्रिया है वो जाती है। जैसे आप लिखना बाद में सीखते हैं, चीजें पकड़ना पहले सीख लेते हैं। हाँ बहुत बढ़िया जी, ठीक है, डरो मत, पढ़ते जाओ, डरना क्यों है, सीखते जाओगे तो डर खत्म होता जाएगा, प्रैक्टिस करते जाओ साथ साथ। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या होता है, आपकी डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स, देखिए बात मोटर स्किल्स की हो रही है, अभी मोटर स्किल्स आप और अच्छे से समझेंगे जब हम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट अभी एक बार और करेंगे, जो फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ होता है कि आपकी गति करने से संबंधित। तो स्थूल कौशल का विकास शरीर के केंद्रीय भागों से शुरू होकर बाहर की ओर जाता है ना, कि बच्चा, जैसे मैंने एक कप पकड़ा हुआ है, छोटे बच्चों को आप नहीं पकड़ा पाएंगे कप, वो कोई बड़ा तकिया तो पकड़ लेगा, यानी एक प्लो तो पकड़ लेगा पूरे हाथों का इस्तेमाल करके, लेकिन उसको कहो कि फिंगर्स से पेन पकड़ के कुछ लिख दो या ऐसे मग पकड़ लो 2 उंगलियों से, तो उसको दिक्कत होगी, वो पूरी ऐसे पकड़ता है, समझ रहे हो, क्योंकि पहले आपका कंट्रोल आर्म्स पे आ रहा है, पहले वो आर्म्स से पकड़ना शुरू करता है, हक करेगा जैसे, फिर ये हैंड्स पे आ रहा है, फिर हैंड से भी फिंगर्स पे बाद में आएगा, तो सेंटर से बाहर की ओर, ठीक है, सेंटर से बाहर की ओर जाएगा जो विकास की दिशा है। एक आपने पढ़ी सेफेलोकॉडल, जो सर से पैर की ओर जाती है, यानी बच्चा पहले गर्दन संभालना, फिर बैठना, फिर खड़े होना, फिर चलना सीखेगा, और दूसरी आपने पढ़ी प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी सेंटर से पेरीफेरी की ओर, नियर टू फार भी बोल देते हैं इसको, है ना, प्रॉक्सिमो डिस्टल को नियर टू फार, नियर किसके, यानी किसके पास, आपके हार्ट के, आपकी बॉडी के सेंटर के पास, तो केंद्र से
सीमाओं की ओर, यानी आपकी जो बाहरी सीमाएं हैं, आपकी उंगलियों का जो अंत है वहां की ओर, सेंटर से। सेफेलोकॉर्डल, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल बोल रहे हैं या डाउनवर्ड्स बोलते हैं, हेड टू टो, है ना, सर से डाउनवर्ड्स आपके टो की तरफ। प्रॉक्सिमोडिस्टल आउटवर्ड्स है, वो डाउनवर्ड्स कह रहे हैं सेफेलोकॉर्डल को, इसको आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ, है ना, बाहर की तरफ। बात सही है। आर्म्स एंड लेग्स, देन हैंड्स एंड फीट, यानी आर्म्स पे और लेग्स पे पहले कंट्रोल आ रहा है, फिर हैंड्स और फीट पे बाद में आ रहा है ना, क्योंकि आपके आर्म्स और जो लेग्स हैं वो सेंटर के करीब हैं, अगर आप देखें आपके अंगूठों के या फिर आपकी उंगलियों के। तो ये एक बात होती है जो कि दिशा का सिद्धांत है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर आता है डेवलपमेंटल स्पाइरल। कोई कह रहा था कि यूनिफॉर्म पैटर्न में उनको कंफ्यूजन है। देखिए यूनिफॉर्म पैटर्न का सिंपल है, बहुत बढ़िया साधना। हाँ, ग्रॉस टू फाइन भी आप प्रॉक्सिमो डिस्टल को जोड़ सकते हो कि नियर टू फार जाते हैं वहां, तो ग्रॉस टू फाइन में भी ऐसा ही होता है, या जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट में भी ऐसा ही होता है। अभी पढ़ तो लो 2 दिन, फिर मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो डेवलपमेंट, हाँ देखो पैटर्न की जो भी कोई बात कर रहा था कि पैटर्न यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है, देखो यूनिफॉर्म पैटर्न मतलब सिंपल है। चाहे वो मोदी जी के तो खैर बच्चे नहीं हैं, लेकिन मान लेते हैं कि हों, अगर सपोजिटली, सॉरी इमेजिनरी सिचुएशन में मान लेते हैं सपोज, है ना, तो चाहे वो मोदी जी हों यानी प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे वो अंबानी जी हों, चाहे वो दुनिया में कोई ट्रम्प हों, उनके पहले के राष्ट्रपति हों, है ना, जो भी पावरफुल लोग आप मानते हैं, या कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है, या कोई फेमस इंसान है, अमिताभ बच्चन हो, किसी का भी बच्चा, ऐसा थोड़ी अमिताभ बच्चन का बच्चा है तो वो तो फास्ट फास्ट 1 साल में ही उनके बराबर का हो जाएगा, एक्टिंग करने लग जाएगा। पॉसिबल है ऐसा? नहीं। कि अमिताभ बच्चन का बच्चा तो जो है 6 महीने में चलने लग गया था, या फिर ट्रम्प का बच्चा तो जो है 8 महीने में बहुत बड़ा बिजनेस कर लेगा। कोई ऐसा है? नहीं। एक पैटर्न फॉलो करेगा कि आप फलाने के बच्चे हैं या इस देश के नागरिक हैं, अमेरिका से हैं, तो आपके दांत जल्दी निकलेंगे, ऐसा होता है? नहीं। पैटर्न सबके लिए सेम है। ऐसा थोड़ी अमेरिका का बच्चा है तो उसके पक्के दांत पहले आ जाएंगे, दूध के बाद में आएंगे। भाई सारी दुनिया में अगर इंसान का बच्चा है तो वो पैटर्न तो सेम ही रहेगा ना, कि पहले बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। तो पैटर्न की बात जब हम कर रहे हैं तो पूरी दुनिया में जो डेवलपमेंट का पैटर्न है वो यूनिफॉर्म है, यानी सेम है। पैटर्न जो है वो सेम है कि भाई इंसानों में बुढ़ापा बाद में आता है, पहले जवानी आती है। ऐसा थोड़ी पहले जवानी बाद में बुढ़ापा आता है। एक सीक्वेंस है, एक पैटर्न है। रेट में अंतर हो सकता है, यानी दर भिन्न हो सकती है, किसी की हाइट कम बढ़े, किसी की ज्यादा बढ़े, है ना, किसी की एक उम्र में एक बच्चा जल्दी बोलना शुरू कर दे, कोई 9 महीने में चलना शुरू कर दे, कोई 1 साल में 1.5 साल में चलना शुरू करे। समझ रहे हो? तो दर में भिन्नता पाई जा सकती है। दर यूनिफॉर्म नहीं होती, बट पैटर्न तो यूनिफॉर्म हो सकता है, सबके लिए एक जैसा ही होता है ना। देखिए स्पाइरल की बात करते हैं जब हम, कि डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉट लीनियर। स्पाइरल का मतलब है कि विकास सीधी रेखा में ना होकर वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार एज इन इस शेप का, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ चलता है। ठीक, मतलब क्या है भाई? मतलब आगे जाएगा, फॉरवर्ड मूव करेगा, फिर पीछे आएगा अगली स्टेज में, फिर यहां अपने आप को पक्का करेगा, फिर आगे जाएगा। क्या मतलब है इस बात का? आगे जाएगा एज इन दांत निकले पहले बच्चे के, दूध के दांत, फिर गिरने शुरू हुए उसके अगली स्टेज में, मतलब पीछे जा रहे हैं, फिर अगली स्टेज में निकलने शुरू होंगे जो कि पक्के दांत होंगे। तो ये ऐसे ही है कि एक स्टेज में आगे गए, फिर दूसरी स्टेज में पीछे आके रुके, कि एक स्टेज में दांत निकले, दूध के दांत, फिर दूसरे पीछे जब गए, बैक एंड फोर्थ हुए जब, तो वापस आए, मजबूती आई, पुराने दांत दूध के दांत निकल गए और पक्के दांत आ रहे हैं मजबूत होकर के। तो आगे पीछे आपका जो है, नहीं, कॉन्टिन्यूटी और यूनिफॉर्म पैटर्न सेम नहीं होता। कॉन्टिन्यूटी होता है कि विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, लाइफ लॉन्ग है। यूनिफॉर्म है कि एक पैटर्न फॉलो करती है विकास की प्रक्रिया, है ना, उसका लाइफ लॉन्ग से क्या लेना देना। तो अगर आप देखें तो इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल स्टार्ट्स हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, कि एक स्टेज में बच्चे की हाइट बढ़ रही है और दूसरी स्टेज में हो सकता है कि उसकी हाइट ना बढ़ रही हो लेकिन हड्डियों में मजबूती आ रही हो, जैसा कि 6 से 12 वर्ष में होता है। हम स्टेज पढ़ेंगे तब बात करेंगे, ठीक है ना। बट मूव्स बैक फॉर कंसोलिडेशन, मजबूती के लिए पिछली स्टेज में रुके कि अब हाइट नहीं बढ़ रही लेकिन मांसपेशियों में जान आ रही है, फिर अगली स्टेज में हाइट बढ़ेगी, है ना। तो पीछे गए, स्टार्ट्स हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर मूव बैक किया कंसोलिडेशन के लिए, मजबूती के लिए, फिर फॉरवर्ड मूव किया। फर्स्ट ही मेक्स एडवांसेस इन दिस वे। बात सही है?
एनीवे चलते हैं आगे। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट, ये है आपका नेक्स्ट। तो स्पाइरल समझ आ गया, जैसे आपकी वो नोटबुक होती है ना, स्पाइरल कराते हो आगे पीछे आगे पीछे, पीछे इसलिए जाता है कि मजबूती आ सके, है ना, कि अपने आप को कंसोलिडेट कर सके। भाई आप रेस्ट करते हो जिम करके या एक्सरसाइज करके या दौड़ के भाग के, ऐसा थोड़ी जिम में ही रहोगे तो आपकी मसल्स बन जाएंगी। भाई मसल्स ब्रेक होंगी जिम में, फिर घर पे आके रेस्ट करोगे, फिर बनेंगी, मजबूती आएगी अगले दिन। तो ऐसे ही है बैक एंड फोर्थ, ये जो स्पाइरल है वो आगे पीछे ऐसे जाता है ताकि डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, कि एक स्टेज में आगे बढ़ा, फिर रेस्ट किया या पीछे गए, अगर कुछ दूध के दांत निकलने हैं या बचपन वाले बाल निकलने हैं तो वो निकले, और फिर आगे बढ़े मजबूती से। ठीक, तो बैक एंड फोर्थ चलता है। लीनियर क्यों नहीं हो सकता? लीनियर होता है स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। सीधी रेखा तो आपको पता है कि जो आप मूवीज में भी देखते होगे, वो हार्ट बीट ऐसे ऐसे चलती है ना लोगों की, तो अगर स्ट्रेट लाइन हो गई तो मामला खत्म है, कि व्यक्ति को जब वो मरा हुआ दिखाते हैं तो वो ऐसे बीप की आवाज आती है और स्ट्रेट लाइन हो जाती है, यानी पल्स चलनी बंद हो गई। तो डेवलपमेंट भी कोई लीनियर नहीं हो सकता कि आज 2% होगा, कल भी 2% होगा, आज 2 इंच हाइट बढ़ी है, कल भी 2 इंच बढ़ेगी, परसों भी 2 इंच बढ़ेगी। ऐसा कोई सीधी रेखा नहीं है डेवलपमेंट। बात सही है? तो डेवलपमेंट या विकास जो है वो कोई सीधी रेखा में नहीं होता है, सिंपल बात। तो अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट, ये आपका नेक्स्ट सिद्धांत है या प्रिंसिपल है। यानी जो शुरुआती जीवन में आपका विकास होता है, अर्ली डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं प्रारंभिक विकास, वो आपका ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बजाय की बाद के। यानी बच्चे को अगर कुपोषण का शिकार हो गया बच्चा बढ़ती उम्र में, जब उसका विकास का समय था 5-6 साल में, उसको ठीक से खाना ही नहीं मिला, तो अब उसका दिमाग अगर ठीक से विकसित नहीं हुआ, शरीर ठीक से विकसित नहीं हुआ, हाइट नहीं बढ़ पाई, दिमाग विकसित नहीं हो पाया, पोषक तत्व उसको मिल ही नहीं पाए जब बढ़ती उम्र थी, या कोई चाइल्ड अब्यूज, कोई रेप का विक्टिम बन गया बच्चा, कुछ और उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हो गया, वो उसका जीवन भर पीछा नहीं छोड़ेगा, उसके विकास पे उस चीज का प्रभाव पड़ेगा, उसके अंदर डर, ट्रॉमा, 50 तरह की चीजें होंगी जो उसका पीछा करती रहेंगी जीवन भर। ये क्या है? ये जो अर्ली डेवलपमेंट है, यानी शुरुआत का 6 से 7 साल वाला, 6 से 12 वर्ष तक का जो विकास है, वो आपका ज्यादा प्रभावी होता है बाद के सालों से। सिगमंड फ्रॉइड तो कहते हैं 7 साल तक आपकी पर्सनैलिटी फॉर्म हो जाती है, उसके ऊपर तो बस लीपा पोती है। मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट, यानी जो बाद में आप 25 साल के हो गए और आपको कितना भी खाने को मिल जाए, जो नुकसान अगर 12 साल में खाने की पूर्ति नहीं हुई थी वो हो गया तो हो गया। तो ज्यादातर मनोवैज्ञानिक, हालांकि ये भी अपने आप में डिबेट है कि अर्ली डेवलपमेंट वर्सेस लेटर का, तो ज्यादातर लोग ये मानते हैं, इस बात के साथ सहमत होते हैं कि जो शुरुआती साल हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो आपने बॉर्नवीटा का ऐड देखा होगा कि बच्चे के दिमाग का विकास 5 वर्ष तक हो जाता है, ठीक है ना? बात सही है? आप रिप्लाई नहीं देते, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो है क्या? सईद कह रहे हैं। ऐसा हमारी क्लास में, मेरी तो एक सिंगल क्लास में आज तक ना हुआ है, और मुझे नहीं लगता मैं आगे भी करूंगी। जैसे मैंने आपको बताया मैं ट्रैवल भी कर रही हूँ, तो मैं 10 दिन की प्रॉपर छुट्टी करूंगी। 10 दिन छुट्टी है नहीं, उसमें न्यू ईयर की छुट्टी है, सैटरडे संडे की ऑलरेडी छुट्टी है, 4 दिन की छुट्टी है जो आप लोगों की होगी, वीकडेज जो उसमें पढ़ रहे हैं, तो 4 से 5 दिन की छुट्टी है मैक्स। तो वो मैं बता के जाऊंगी आपको। मेरी क्लास में कभी भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, और हमारे टीचिंग के बैचेस में भी नहीं आपको देखने को कभी मिलेगा, है ना? इस बात के मैं पक्ष में नहीं हूं कि या तो सीधा छुट्टी करो या बोलो कि रिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्डेड बैच फिर 2 अलग से। लाइव क्लास बोल के रिकॉर्डेड मेरी क्लास में तो नहीं होता, इवन मैं टीचिंग के बैचेस में भी नहीं होने देती हूँ, है ना? तो उसको तो आप टेंशन लो मत। मेरे से क्या करोगे अंजलि? मेरे 30 में से 30 आए थे, 29 आए थे, कई बार ऐसे ही हुआ है ना? अब जमाने हो गए, मुझे 6-7 साल पहले तो पेपर दिया होगा, 121 था आई थिंक। चलिए, तो ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि शुरुआती विकास जो है वो ज्यादा प्रभावी है बाद वाले से। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, यानी विकास परिपक्वता और सीखने का क्या है? अनुपात है या प्रोडक्ट है, गुणनफल है। मैचुरेशन हेरिडिटी से रिलेटेड होती है, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। और आपका जो विकास है, जो आपकी लर्निंग प्रोसेस है, ये एनवायरमेंट से ज्यादा संबंधित होती है, क्योंकि आप एफर्ट और प्रैक्टिस करके सीखते हैं एनवायरमेंट में। तो डेवलपमेंट जो है वो प्रोडक्ट है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का, यानी आपकी आनुवंशिकता एवं वातावरण का, जो कि सही भी है, जो कि सही भी है, ठीक है ना? क्योंकि आपकी कुछ जगहों पे हेरिडिटी या नेचर जिसको कहते हैं वो काम करती है, कुछ जगहों पे एनवायरमेंट काम करता है, ठीक है? बात सही है या नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी परस्पर संबंध का नियम, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो
है ना। बताओ एक बार कि विकास के सारे प्रकार जुड़े हुए होते हैं और इंटीग्रेशन है कि सब मिलकर के एक सिंगल यूनिट के रूप में जब काम कर रहे होते हैं तो वो इंटीग्रेशन है, एकीकरण। चाइल्ड फर्स्ट स्टार्ट्स टू लर्न हैंड मूवमेंट, देन फिंगर मूवमेंट एंड देन लर्न द मूवमेंट ऑफ बोथ हैंड एंड फिंगर टुगेदर, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। कि पहले उसने हाथ चलाना सीखा, फिर उंगली चलानी सीखी, अब हाथ और उंगली दोनों एक साथ चला सकता है। तो इंटीग्रेट कर दिया दोनों प्रकार को या दोनों चीजों को जो सीखा था। ठीक, अब आपको एक सवाल कर लेना है इसको देख करके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 12 का एग्जाम्पल दिया ना कि अगर बचपन में कोई घटना घट गई है, मान लीजिए बच्चे के दिमाग में एक डर बैठ गया किसी चीज को लेकर के, तो वो बहुत मुश्किल होगा कि उसका पीछा, आप बचपन कभी नहीं भूलते अपना, तो वो जो इम्पैक्ट उस टाइम पे हो गया वो बाद में, अगर आपने बचपन में बहुत गरीबी देखी है तो वो आपके जीवन पे प्रभाव करेगी, बाद में चाहे कितना भी पैसा आ जाए आपको कहीं ना कहीं वो खलेगी कमी, या जो भी एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं या किसी ने आपको इंसल्ट किया, तो क्योंकि जो शुरुआत के साल हैं वो ज्यादा प्रभावी होते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, उनका देखते हैं, पूजा चेंज करा देंगे जिन टीचर्स की अगर नहीं हो रही है क्लास किसी की रेगुलर और हमें लग रहा है दिक्कत है तो टीचर चेंज करा देंगे, डोंट वरी। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है। नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, बताइएगा। विकास का सिद्धांत नहीं है तो डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, यानी जीवन पर्यंत होता है विकास। मॉडिफिएबल है, यानी इसमें कोई चेंजेस ला सकते हैं, हाँ भाई लाइफ लॉन्ग होता है। कॉन्टिन्यूटी का सिद्धांत है, हमने पढ़ा है। वूम्ब टू टूम्ब जाता है, यानी गर्भ से कब्र तक, ये तो सही है, हमसे तो नॉट पूछा है। डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अमेंडेबल होता है, प्लास्टिसिटी होती है, चेंज ला सकते हो, आपने कुछ गलत सीख लिया सही कर लो उसको, है ना। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड, या जो भी हुआ है मॉडिफिकेशन विकास में संभव है, विकास की प्रक्रिया में मॉडिफिकेशन संभव है। फिर आता है डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये अपना अपने आप में एक अलग से टॉपिक भी है आपका, और ये बात एकदम सही है कि आनुवांशिकता यानी आपका जेनेटिक मेकअप, आपके जीन्स और आपका पर्यावरण दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, ये डेवलपमेंट प्रभावित होता है दोनों से। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, यानी विकास जो है वो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। ये बात सही है कि यूनिवर्सल पैटर्न है कि सारी दुनिया में जो बच्चे हैं पहले खड़े होना सीखेंगे फिर चलना सीखेंगे, पहले दूध के दांत आएंगे बाद में पक्के दांत आएंगे, ये यूनिवर्सल पैटर्न है ना, ये यूनिफॉर्म पैटर्न है। लेकिन ये बस हाफ बात सही है, इसके आगे की बात गलत है। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल ठीक है, एंड कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, ये कहना एकदम गलत होगा कि संस्कृति के जो सामग्रियां हैं या संस्कृति का सांस्कृतिक संदर्भ जो है कि आप किस संस्कृति से आते हैं उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये कहना गलत होगा। भाई समाज और संस्कृति का प्रभाव आप पे पड़ता है, हिस्टोरिकल कंडीशंस का प्रभाव पहले ही दिन मैंने डिस्कस किया हुआ था, हिस्टोरिकल कंडीशंस का प्रभाव, संस्कृति का प्रभाव, समाज का प्रभाव आप पे पड़ता है। डेवलपमेंट इज कॉन्टेक्चुअल, संदर्भित होता है। अगर आप हमारे कल्चर में कुछ और सीख रहे हैं, किसी और कल्चर में कोई और सीख रहा है, तो वो कहानियां बिलीव करते हुए बड़ा होगा या जो चीजें त्योहार मनाते हुए बड़ा होगा, उसका विकास पे प्रभाव पड़ेगा। जिस समाज में जिन लोगों के बीच वो रह रहा है, अगर हमारे यहाँ पे साड़ी और सूट चलते हैं तो वो एक तरह से आपके दिमाग में सेट हुए हैं, कहीं और कुछ और चलता है तो वो एक तरह से दिमाग में सेट हुआ है। तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर, बात सही है। आते हैं किस पे, विकास के डोमेन्स यानी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट को थोड़ा सा बाय डेफिनेशन और टच करके निकल जाते हैं ताकि आपको ये चीजें दिमाग में बैठी रहें। कोई और आपके मन में सवाल हो तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर के पूछ सकते हैं। हाँ वो बता देंगे शुभम, डोंट वरी। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, सुनील कह रहे हैं सॉरी मैम कपड़े देख के लगा कल की क्लास है। यार ये मेरे साथ दिक्कत है थोड़ा कि मेरे पास कपड़े तो होते हैं बट मुझे रिपीट करना बहुत पसंद है, और मेरे पास सेम कलर की मल्टीपल चीज़ें होती हैं कई बार, तो मैं रिपीट बहुत करती हूँ चीज़ें, ये मुझे थोड़ा ठीक लगता है। मैं उन लोगों में से हूँ नहीं, मुझे उतना भी शौक नहीं है, बड़ी मेहनत लगती है मुझे कपड़े बदलने में, है ना। गर्मियों में मैं शर्ट्स बहुत चेंज कर लेती हूँ, बहुत क्या, वो मुझे पता है मेरे कबर्ड में लगी हुई होती हैं 8-10 शर्ट, तो वही निकाल निकाल के घूम घूम के चलती रहती हैं। एनीवे हाँ, टाइप्स वो डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट हम अलग से पढ़ेंगे, अभी आपका नेक्स्ट चैप्टर वही है इसके बाद। तो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट या विकास के प्रकार आप कह सकते हो, ये हम ऑलरेडी चर्चा कर भी चुके हैं इनकी, बस इनको बाय डेफिनेशन अगर आप बात करोगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ये आपको पता है कि PCSE फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, है ना।
तो जो शारीरिक विकास की जब हम बात कर रहे हैं तो शरीर का विकास, इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये इंटर रिलेटेड हैं, है ना, इंटीग्रेटेड है विकास। अब ये भी आपको पता होना चाहिए अगर नहीं है, कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है भाई, PCSE ये 4 मुख्य है ना, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। सोशल और इमोशनल। अब सोशल डेवलपमेंट जो है जुड़ा हुआ है मॉरल डेवलपमेंट से। इमोशनल डेवलपमेंट तो आपका है ही, सोशियो इमोशनल एक साथ ही हम कहते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञान, आपके दिमाग का विकास, सोचना समझना सीखना जानना, ये सारी चीज़ें जो है वो दिमाग से ही जुड़ी हुई हैं। इतनी बात आप मुझे लगता है कि समझते ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, अगर इसकी डेफिनेशन देखें, शारीरिक विकास कहते हैं हम हिंदी में, है ना, क्या कहते हैं, शारीरिक विकास कहते हैं। और यार कमेंट्स नहीं ले पाती हूँ, उसके लिए नाराजगी मत जताया करो, आप खुद सोचो कि हजारों हजार लोग अगर होंगे, है ना, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, आप सोचिए अगर 1000 लोग हों तो नहीं पढ़ सकता इंसान, यहाँ लिमिट नहीं है, समझ रहे हो। 50,000 लोगों को कैसे पढ़ोगे एक साथ कमेंट, उसमें से 5,000 भी लाइव हो जाए तो कैसे पढ़ोगे, 500 भी लाइव हो जाए तो कैसे पढ़ोगे। ठीक है राफत। तो फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट इज अबाउट दी फिजिक दैट इज हाइट एंड वेट, यानी ये आपकी शारीरिक बनावट के बारे में है जो फिजिकल डेवलपमेंट है। आपकी हाइट हो सकती है, वेट हो सकता है, बॉडी का शेप साइज, दौड़ना भागना, ये सब जो है विकसित होती हैं, तो आप ये समझ सकते हो। बात सही है नहीं है, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी है इस बात को समझने में, है तो मुझे बता सकते हो आप। ओ राइट रोहित, एनालिसिस तो नोन टू अननोन ही जाता है यार, हो सकता है मैंने कुछ थकान में गड़बड़ कर दी हो। एनालिसिस में आप अननोन तक ही जाते हैं, नोन टू अननोन ही जाता है एनालिसिस जो है, क्योंकि आपको जो नहीं पता उस तक ही आप पहुंचते हो। फिजिकल डेवलपमेंट इज अबाउट दी फिजिक दैट इज हाइट एंड वेट, शारीरिक विकास शारीरिक गठन से संबंधित है, अर्थात ऊंचाई, वजन, आकार इत्यादि ये आपके शारीरिक विकास में आते हैं। बात सही है ना। फिजिकल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ, यानी आपके शरीर का विकास, आपकी मांसपेशियों का विकास, दौड़ना भागना, हाइट वेट शेप साइज, ये सब आ जाएगा, इससे ही जुड़ा हुआ है फिजिकल डेवलपमेंट से ही। शारीरिक इससे गतिक विकास या गत्यात्मक विकास कह देते हैं हम इसको, गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास किससे जुड़ा हुआ है, आपका मोटर डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया रोहिणी। अच्छा ठीक है, तो मोटर डेवलपमेंट की अगर हम डेफिनेशन देखें, मोटर डेवलपमेंट इज अबाउट द मस्क्यूलर डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, यानी जो गत्यात्मक विकास है वो मांसपेशियों के विकास और समन्वय से संबंधित है। कि आपकी मांसपेशियां यानी मसल्स का जो आपकी विकास है, आपकी मांसपेशियों में जान हो, मसल्स डेवलप, मस्क्यूलर डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, आप बैलेंस कैसे करेंगे, आप बैलेंस कैसे करेंगे ये देखना है। तो गत्यात्मक विकास मांसपेशियों के विकास और समन्वय से संबंधित है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है शाहिद, मतलब क्या है इसका, आपकी मसल्स में स्टेबिलिटी या जान, उनका मसल्स का विकसित होना आपकी, और कोऑर्डिनेशन बैलेंस कर पाना किसी चीज को, कि कब भी पकड़ के ले जा रहा है बच्चा तो वो बैलेंस तो कर पाए। दौड़ना भागना उछलना कूदना खेलना ये सब क्या है ना। पहले खेलते थे वो हाइड एंड सीक कि टच करके भागाओगे, वो कौन सा ऊंच नीच का पापड़ा होता था, और भी कितने तरह के गेम्स होते थे। ठीक है ना, खो खो, तो अगर फटाक से नहीं भागोगे और आपने देखा कि सामने वाला इधर से जाएगा और आपको इधर से आना है, तो ये क्या कोऑर्डिनेशन चाहिए, दौड़ने भागने उछलने कूदने में आपको मोटर डेवलपमेंट लगता है, मांसपेशियों का विकास और समन्वय यानी बैलेंस चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, प्रिसीजन चाहिए, बैलेंस चाहिए। अब ये भी होती हैं 2 प्रकार की, जो आपकी कल हमने इस पर थोड़ी सी चर्चा की भी थी, आपको याद हो तो, है ना। GF से याद रखना है कि मोटर डेवलपमेंट जो है, इसको ऐसे देख सकते हो कि जो मोटर डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट ये आपका गत्यात्मक विकास 2 प्रकार का होता है, G और F। G और F बोले तो ग्रॉस मोटर स्किल्स आपकी और फाइन मोटर स्किल्स, और ये G से F की ओर ही जाता है, यानी पहले जनरल एक्टिविटीज या
बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग बच्चा करता है, जैसे दौड़ने में, भागने में, कूदने में। और छोटी मांसपेशियां जैसे लिखना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, आंखों में काजल लगाना, ये सब, या सुई में धागा पिरोना, ये सब फाइन मोटर स्किल में आता है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं यहाँ, तो ये आप देख सकते हो ऑप्शन ए है, किसका उदाहरण है? ग्रॉस मोटर स्किल्स का उदाहरण है, स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है। ग्रॉस मोटर स्किल्स का उदाहरण है, यानी स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है। स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है। बात सही है? मतलब क्या है, आप देख रहे हैं जब बैडमिंटन या फिर क्रिकेट बच्चा खेलता है तो उसकी बड़ी मांसपेशियां कौन सी हैं? आपकी आर्म्स यानी आपकी बाहों की मसल और आपकी टांगों की मसल। तो ये बड़ी मांसपेशियां हैं आपके शरीर की, जब इनका प्रयोग ज़्यादा हो रहा है दैट मीन्स ग्रॉस मोटर स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा है बच्चा, जो कि वॉकिंग में, रनिंग में, स्विमिंग में, ड्राइविंग में, है ना, इन सब में, जंपिंग में, ये आपकी बड़ी मांसपेशियों का यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स का ही विकास होता है। पहले ग्रॉस डेवलप होती है, बाद में फाइन मोटर स्किल्स बच्चे में विकसित होती हैं, यानी वो पहले सामान पकड़ना तो सीख लेगा या चलना सीख लेगा, लिखना बाद में सीखेगा, आप देखते हैं। ठीक, तो या ड्राइंग पेंटिंग बाद में सीखेगा। फाइन मोटर स्किल्स, सूक्ष्म गतिक कौशल जिसको हम कह देते हैं। तो यहाँ बच्चा है जो उसको एक वो बॉक्स बना करके और एक शेप बनाना सिखाया जा रहा है, बॉक्स में दूसरा बॉक्स फिट करके, जिसमें आंखों का और उंगलियों की मसल्स का इस्तेमाल है। तो ये गेम लगाना वो बाद में सीखेगा, पहले वो हो सकता है कि बैट पकड़ना सीख जाए, चलना सीख जाए, है ना। तो ये है आपका सूक्ष्म गतिक कौशल, कहते हैं इसको हम, क्या कहते हैं? सूक्ष्म गतिक कौशल। सूक्ष्म गतिक कौशल इसको हम कहते हैं। बात सही है? सूक्ष्म गतिक कौशल, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? आई मसल प्लस फिंगर्स का इस्तेमाल तो फाइन मोटर, आपकी आंखों की और आपकी उंगलियों की मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो फाइन यानी सूक्ष्म गतिक कौशल, जैसे लिखने में, कढ़ाई में, बुनाई में, सिलाई में, इन सब में फाइन मोटर स्किल्स यूज होती हैं। चलने में, फिरने में, दौड़ने में, जिनमें बड़ी मांसपेशियां इस्तेमाल हो रही हैं वो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं। पहले ग्रॉस डेवलप होती हैं, बाद में फाइन मोटर स्किल्स आपकी विकसित होती हैं। और इस पर हमने कल चर्चा की थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो है ना। हाँ, अगर आप देखेंगे, आप आंखों में काजल लगा रहे हैं, आईलाइनर लगा रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, तो उसमें फाइन मोटर स्किल्स का इस्तेमाल है। वहीं जब आप ग्रॉस मोटर स्किल्स की बात करते हैं, है ना, ग्रॉस मोटर स्किल्स की जब आप बात कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि ग्रॉस में जो है बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग है। ये आप अपनी तरफ से भी सोच सकते हैं कि वॉक करने में आपकी टांगों का और आपकी बाहों का प्रयोग ज़्यादा है। ड्राइव करने में देखिए ऐसा नहीं है कि बाकी कोई और मसल यूज नहीं हो रही, बट मुख्य रूप से यानी मेनली कौन सी मसल्स आपकी इस्तेमाल में आ रही हैं, तो ड्राइविंग में आपकी आर्म्स और आपकी पैरों की जो मसल्स हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल में आती हैं। ठीक है, जंपिंग हो गया यानी जंप करना, स्विमिंग हो गया, उसमें भी आपकी जो आपकी बाहों की और आपकी टांगों की मसल हैं वो ज़्यादा काम में आती हैं। ठीक है जी, जंपिंग, वॉकिंग, ड्राइविंग, स्विमिंग, और जो जो आप सोच सकते हैं, डांसिंग, है ना, रनिंग, ये सब जो है आपकी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग इसमें आता है। बात सही है? रनिंग। वहीं अगर फाइन मोटर स्किल की बात करें तो छोटी मांसपेशियां, जैसे राइटिंग, जैसे आपका ड्राइंग, पेंटिंग, और क्या हो सकता है इसमें, और आप क्या कह सकते हैं इसमें, आपका ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, सुई में धागा पिरोना, है ना, फुटबॉल मैच खेलना उसमें आएगा ग्रॉस मोटर स्किल में। कुकिंग में तो आप हैंड आई कोऑर्डिनेशन जनरली ज़्यादा यूज़ करते हैं, हालांकि वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी या मोटर एक्टिविटी वाला बहुत ज़्यादा काम है नहीं, बट फिर भी वो फाइन में चला जाएगा। गिटार प्ले करने में आपकी अगर आप देखेंगे तो ये कोऑर्डिनेशन चाहिए इन दोनों का, तो आप कह सकते हो कि वो फाइन मोटर स्किल्स का काम है। मतलब इट इज़ हार्ड टू टेल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आर्म्स आपके काम में नहीं आ रही है, आर्म्स भी अच्छी खासी काम में आती हैं, बट स्टिल फाइन मोटर स्किल का तो है वो काम, है ना। निटिंग आपका यानी कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, वो सब इधर आ जाएगा। ठीक, स्केचिंग हो गया, मतलब सॉरी, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई सब फाइन मोटर में आ जाएगा। और अगर आप बात कर रहे हैं स्केचिंग की, हमने बात कर ली, आप आईलाइनर लगा रहे हैं, आप लिख रहे हैं, कोई ड्राइंग, पेंटिंग कर रहे हैं, जो भी काम आंखों का और आपकी हाथों का, क्रिकेट में जनरली आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। स्लीपिंग में कुछ नहीं होता, साइकिलिंग में आपका यहाँ ग्रॉस, सारी एक्टिविटीज फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी है। अब कोई कह रहा सिंगिंग, सिंगिंग कोई फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी है कि मोटर स्किल्स थोड़ी है, दौड़ना भागने का काम थोड़ी है। मोटर स्किल्स मतलब जो गति करने में काम आए,
सोने में कौन सी गति कर रहे हो आप? कोई मोटर एक्टिविटी हो ही नहीं रही है भाई। मोटर एक्टिविटी का मतलब है आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होगे। अब जैसे रीडिंग की ही आप बात कर लो तो देखा जाए तो फाइन मोटर जैसा आपको दिखाई देगा, लेकिन क्या इसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी होती है रीडिंग में? तो उसको हम क्यों बेकार में फाइन मोटर में डालेंगे भाई? वो एक्चुअल में फिजिकल एक्टिविटी का काम ही नहीं है, गति का काम ही नहीं है। मेहंदी लगाने में फाइन मोटर स्किल्स भाई। स्पीकिंग में कोई आपका फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी है, स्पीकिंग तो नहीं होगी उसमें। क्रॉस और फाइन में क्यों डालेंगे उसको हम? सुई में धागा पिरोना फिजिकल एक्टिविटी, एक मोटर एक्टिविटी है। आपको बैलेंस चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए ग्रॉस और फाइन का, तो फाइन मोटर स्किल है सुई में धागा पिरोना। ओएमआर फिल करने में, गोला भरने में फाइन मोटर स्किल का इस्तेमाल होगा। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, तो ऐसे आप उदाहरण अनेकों सोच सकते हैं, बस आपको ध्यान इतना रखना है कि मेजरली कौन सी एक्टिविटी होगी। जैसे शूटिंग की भी आप बात करेंगे तो बिना आर्म्स की ताकत के आप शूट नहीं कर सकते हैं, ठीक। टीचिंग में तो फाइन मोटर स्किल्स का प्रयोग ज्यादा है, हालांकि ये भी एक कॉग्निटिव स्किल है। नेल कट कर रहे हो तो फाइन मोटर स्किल्स का ही प्रयोग ज्यादा है। टाइपिंग जो है फाइन मोटर स्किल का काम है, क्योंकि आपकी आई कोऑर्डिनेशन और आपकी उंगलियों की मसल, जहां आपकी हैंड की मसल या फिंगर्स की मसल और आंखों की जो वो है कोऑर्डिनेशन लग रहा है, तो वो फाइन मोटर स्किल का काम है। जैसे कोई गेहूं से या चावल से गंदगी निकाल रहे हो, दाल से गंदगी निकाल रहे हो, माचिस जला रहे हो, ये सब फाइन मोटर स्किल में आएगा। बाइक राइड तो ग्रॉस मोटर का पार्ट है, क्योंकि बड़ी मांसपेशियां, ग्रॉस स्थूल गतिक कौशल वहां काम आ रहे हैं। पल के झपकना कोई मोटर एक्टिविटी का काम नहीं है ना, उसमें कोई आपको बैलेंस नहीं चाहिए। मोटर एक्टिविटी वो होती है जिसमें कोई बैलेंस लगे आपके शरीर के किसी पार्ट का, तो दो चीजों का बैलेंस बने, है ना। नेल कटिंग में आपका फाइन मोटर है, क्योंकि आपकी हैंड और फिंगर्स और आपकी आंखों की मसल का इस्तेमाल हो रहा है। आप कुछ सर्जरी कर रहे हैं तो भी फाइन मोटर का इस्तेमाल हो रहा है। पल के झपकना तो भैया आपका इनवॉलेंट्री एक्शन है, एक वो है। आटा गूंथने में भी फाइन मोटर स्किल्स का इस्तेमाल होता है। पल के झपकना में आपके वो क्या कहेंगे उसको, रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। देखो, बॉल को घुमाना फाइन मोटर है, लेकिन दौड़ के आओगे और फेंकोगे तो वो ग्रॉस मोटर है। तो उसमें दोनों मिक्स हो जाते हैं, डिपेंड करेगा क्वेश्चन ने पूछा कैसे है। वैसे आपसे वैसे नहीं पूछेगा, क्योंकि वो मेजरली काम जो है बॉल फेंकना या बॉलिंग करना, वो है ग्रॉस मोटर का ही उदाहरण, क्योंकि मुख्य रूप से उसमें इस्तेमाल ग्रॉस मोटर स्किल्स का ही हो रहा है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास, इसको भी देख लेते हैं। संज्ञान मतलब आपकी नॉलेज कैसे बिल्ड होगी, उस पर बात हो रही है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अबाउट द मेंटल ग्रोथ एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी मानसिक वृद्धि और बौद्धिक विकास से संबंध है इसका, कि आपकी जो भी मानसिक क्षमताएं हैं, जो भी आपकी दिमाग की क्षमताएं हैं, मेंटल स्किल्स हैं या इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं। जैसे अगर हम कहें संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे हैं ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे इसको आप मेंटल डेवलपमेंट लिख लीजिए, या मेंटल स्किल्स का विकास, मानसिक कौशलों का विकास, या फिर आप इसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कह सकते हो, यानी बुद्धि का विकास। आप कैसे नॉलेज बिल्ड करेंगे, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज का विकास, यानी मानसिक या बौद्धिक क्षमताओं का विकास। बात सही है? जितना पढ़ाया जा रहा है उतना रिवीजन कर लोगे साथ साथ, मोर देन इनफ हो जाएगा। नेल पेंट अप्लाई करना फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है। आर्म की स्ट्रेंथ लगती है, लेकिन क्या कहते हैं इसको, आपकी फिंगर्स और आपकी हैंड मसल ज्यादा यूज होती हैं आटा गूंथने में, है ना। तो वो एक चीज वहां पे है, बाकी आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि इनमें अगर आप देखोगे तो बाकी आर्म्स मसल भी अच्छी खासी इस्तेमाल में हो रही है, आ रही है। मतलब चॉपिंग काटने में आपकी सिंपल फाइन मोटर स्किल्स है भाई। अब आप कुछ ऐसा बड़ा मुर्गा ही काटने लग गए तो बात अलग है कि आर्म्स की स्ट्रेंथ चाहिए, है ना। मेरा मुर्गे से कोई संबंध नहीं है, एक बार में समझ आ जाता है। आप बहुत अच्छा पढ़ा दो, थैंक यू पारुल। मतलब मैंने कटते हुए देखा भी नहीं कभी, मैं शायद देख भी ना पाऊँ, तो वो मतलब मेरे बस एक उदाहरण के तौर पे दे रही हूँ कि पता चले कोई कहेगा कि हम तो नॉन वेजिटेरियन है तो हम तो भाई चिकन काटते हैं तो उसमें तो ताकत लगती है, तो वो एक अलग कहानी है। बट नॉर्मली जो आप चॉपिंग देख रहे हैं, सब्जी या जो भी आप काट रहे हैं, वो फाइन मोटर में ही है, क्योंकि उसमें फिंगर और आई कोऑर्डिनेशन ज़्यादा है, ठीक है ना। रंगोली बना रहे हैं तो फिंगर और आई कोऑर्डिनेशन ज़्यादा है। स्टिचिंग मशीन में भी आपकी फाइन मोटर स्किल ही यूज होंगी। वो कई लोग कहेंगे कि पैरों का भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं, बट आजकल अलग अलग तरह की मशीन्स आती हैं। स्टिचिंग जो है मेन काम जो है वो आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन का है। कितना भी बढ़िया आप पैर चला रहे हो, बिना आई हैंड कोऑर्डिनेशन के आपकी स्टिचिंग कुछ का कुछ बन जाएगी। कोई कह रहा आप मछली खाओ, नहीं यार रहने दो, मैं जीवन में पूरी कोशिश करूंगी कि कभी ना खाऊं, और मुझे लगता भी नहीं कि मैं खाऊंगी। बिल्कुल जान पे बात बनाए तो मे भी, है ना। चलिए खैर, आते हैं समझते हैं कहानी क्या है। देखिएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या क्या आ जाएगा, फटाफट से बताओ, नाम रखते जाओ। थिंकिंग यानी
चिंतन आ जाएगा आपका संज्ञानात्मक विकास में, दिमाग का विकास है ना ये, थिंकिंग। और क्या आ जाएगा, रीजनिंग यानी तर्क करना, दिमाग से करते हो ना तर्क। कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट यानी कॉन्सेप्ट्स का, संप्रत्यों का बनना, वो क्या है आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगा, क्योंकि दिमाग में बनते हैं ना कॉन्सेप्ट्स, आपके हाथों में थोड़ी बनते हैं, समझ रहे हो। जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से लैंग्वेज डेवलपमेंट भी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। रीजनिंग और क्या हो जाएगा भाई, थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, कल्पना कहां से कर रहे हो, दिमाग से ही तो करते हो कल्पना, तो इमेजिनेशन। देन आपका और क्या क्या आ जाएगा, थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। भाई समस्या का समाधान, चाहे आप रियल लाइफ में बाहर जाके खुद से कोई चीज उठाओ, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व तो पहले दिमाग में ही होती है ना। डिसीजन मेकिंग, कोई डिसीजन लेना दिमाग से लोगे ना, यानी निर्णय लेना। हाँ, मेमोरी यानी चीजों को याद रखना, ये भी दिमाग में ही होता है। परसेप्शन जो बनता है आपका, यानी नजरिया जिसको हम कहते हैं, तो वो भी दिमाग में ही बनेगा, ठीक है जी। तो जितने भी काम दिमाग से होते हैं, लैंग्वेज आपकी इसी से जुड़ी हुई है, जो भाषा है। और जो जो याद आता जाए, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट मैंने लिखा नहीं है बट आप समझ जाओ, मेमोरी नहीं, फीलिंग्स फिर अलग हो जाए, कॉग्निशन और इमोशन को हम जोड़ देते हैं वहां पे। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो इसको अपने आप ही कहते ही हैं, क्योंकि ये सब इंटेलेक्ट का ही तो पार्ट है, ये बुद्धि का ही तो पार्ट है, सोचना, समझना, तर्क करना, जानना, डिसीजन लेना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, है ना, ये सब बुद्धि का ही पार्ट है। लॉजिक वो आ जाएगा, तर्क, रीजनिंग में ही लॉजिक आ जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग, जो वो थिंकिंग के जितने भी प्रकार हैं सब इसी में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित है। मेटा कॉग्निशन, कॉग्निशन अबाउट थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, वो हम लास्ट में करते हैं, बिल्कुल लास्ट की यूनिट है, उसमें आता है एक क्वेश्चन, मेटा कॉग्निशन में जरूर आता है कि आप ये देख पा रहे हैं कि आप सोच क्या रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये आप समझ पा रहे हैं कि मैं ओवर थिंक कर रहा हूं, दिस इज मेटा कॉग्निशन। संज्ञान के भी परे चले गए, यानी संज्ञान यानी कॉग्निशन में क्या आता है, थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग इज मेटा कॉग्निशन, यानी बियॉन्ड थिंकिंग चले गए आप। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, बियॉन्ड थिंकिंग चले गए, यानी कॉग्निशन, मेटा कॉग्निशन की जब हम बात करेंगे, क्या करेंगे, मेटा कॉग्निशन की जब हम बात करेंगे, तो मेटा प्लस कॉग्निशन दो शब्दों से बना है, मेटा कॉग्निशन, मेटा प्लस कॉग्निशन दो शब्दों से इसका निर्माण हुआ है। कॉग्निशन क्योंकि आप समझ चुके हैं, दिमाग से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपका क्या है, कॉग्निशन है। कॉग्निशन बोले तो संज्ञान है, कॉग्निशन बोले तो संज्ञान है। वहीं मेटा का मतलब यहां परा से है, यानी परे, मतलब बियॉन्ड, मेटा मतलब बियॉन्ड, मेटा बोले तो बियॉन्ड, और कॉग्निशन बोले तो थिंकिंग की हम बात कर रहे हैं, दिमाग से जो भी काम हो रहा है। थिंकिंग यहाँ पे एक शब्द हम यूज कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाती है समझने में। तो बियॉन्ड थिंकिंग, थिंकिंग के जब आप परे चले जाएं तो वो मेटा कॉग्निशन है। कोई बात नहीं फौजिया, ऑल द बेस्ट भाई। तो कॉग्निशन के परे यानी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस, कि आप अवेयर हैं इस चीज के प्रति, आप अवेयर हैं कि यार मैं सपना देख रहा हूं, आपको अवेयरनेस आई और आपने देखा कि तो मैं सपने में देख रहा हूं, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस। आपको गुस्सा आ रहा है और आप उसी समय देख पा रहे हैं खुद को कि मुझे गुस्सा आ क्यों रहा है, ये किस चीज का गुस्सा है जो मैं दूसरी जगह निकाल रहा हूं या निकाल रही हूं, दिस इज मेटा कॉग्निशन, कि आप चिंतन पे चिंतन कर पा रहे हैं, ठीक है ना। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग भी कह देते हैं इसको, कि अगर आपको प्लान करना है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, इसमें प्लानिंग, रिव्यू करना, चीजों को स्ट्रेटेजी बनाना, ये सब मेटा कॉग्निशन का पार्ट है, कि भाई ये वाला चैप्टर मैं इतने दिन में कर लूंगा, फिर मैं टेस्ट लगाऊंगा, फिर टेस्ट में अगर नंबर कम आ रहे हैं तो वो देखूंगा क्यों आ रहे हैं। तो यानी आपकी प्लान करना, स्ट्रेटेजाइज करना, है ना, रिव्यू करना चीजों को, ये सब मेटा कॉग्निशन में आ जाता है। जैसे आजकल फेसबुक को मेटा बना देना, मेटा का मतलब ये बियॉन्ड, यानी जहां आप हैं उसके परे चले गए। तो कॉग्निशन यानी सोच रहे थे, और मेटा का मतलब है यानी बियॉन्ड थिंकिंग, यानी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। परसेप्शंस, आपके 5 सेंसेस आपके ब्रेन तक एक इन्फॉर्मेशन भेजते हैं और वो एक इमेज क्रिएट करता है जिसको हम परसेप्शन कहते हैं। आपने किसी को सूट बूट में देखा, बढ़िया टाई लगा के एकदम फिट बंदा है, आपने सोचा हाँ यार ये बंदा अपना बहुत ध्यान रखता होगा, है ना, एक परसेप्शन बना दिमाग में। हो सकता है पढ़ा लिखा होगा, भाई सूट बूट पहन के आया है, किसी को धोती कुर्ता में देखा तो आपके दिमाग में परसेप्शन हो सकता है यार, हो सकता है इसको इंग्लिश ना आती हो। दिस इज परसेप्शन, आपके 5 सेंसेस आपके ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, है ना। चश्मे वाले लोग सारे हमें पढ़ाकू लगते थे बचपन में, जरूरी थोड़ी होंगे, ठीक है ना। तो ये एक बात है।
मेंटल ग्रोथ एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसी से जुड़ा हुआ है लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अबाउट द वे चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज, कैसे स्टेजेस में लैंग्वेज सीखते हैं, अलग अलग एज में अलग अलग वोकेबलरी होती है, कैसे वो डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ लैंग्वेज, जिसमें फोनीम्स साउंड का कॉम्पोनेंट अलग है, मीनिंग का कॉम्पोनेंट अलग है, वो सब कैसे सीखते हैं, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का अपने आप में एक टॉपिक आएगा, तब हम पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम कमल। हाँ ज्ञानेंद्र, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास की बात कर लेते हैं। जब हम सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा अरस्तू ने कहा है। सामाजिक विकास, तो हम ह्यूमंस को वैक्यूम में नहीं छोड़ सकते। वैक्यूम बोले तो हमें आप दुनिया की सारी चीज़ें, सारा सोना, सारे जवाहरात, बेस्ट से बेस्ट गाड़ी, बेस्ट से बेस्ट होटल, बेस्ट से बेस्ट दुनिया की सारी चीज़ें, बुर्ज खलीफा पे आपको रुकवा दें अगर हम, लेकिन आपको कोई इंसान नहीं मिलेगा इंटरेक्ट करने के लिए, कोई बात करने के लिए मिलेगा नहीं आपको। आप इंटरनेट भी नहीं देख पाएंगे। चलो मैंने तो कह दिया इंटरनेट भी देख रहे हैं आप, सब कुछ देख लीजिए, लेकिन 20 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना मैक्स, मतलब एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि जब आपको वो सोने का पिंजरा लगेगा फिर कि यार सब कुछ है मेरे पास, लोग नहीं है बात करने को, खाना अकेले ही खाना पड़ता है। वो कोई बुरी बात नहीं है, खाना भी चाहिए, इतना क्या सोचना है ना। जब कोई मिल जाए साथ तो ठीक है, नहीं मिले तो अपना रहिए जीवन में खुश, लेकिन आपको 2-4 लोग चाहिए होते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमें अच्छा लगता है कि जब हमारे 4 दोस्त हों, आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी पैसा कमा लीजिए, मज़ा आपको जो है 4 दोस्तों से बात करके आएगा, है ना, किसी के साथ खुश होकर के आएगा। क्यों फिर बड़े बड़े लोग इतने सारे लोगों को बुला ले रहे हैं? क्योंकि मनुष्य क्या सामाजिक प्राणी। अब इस जाल में आपको नहीं फंसना है। सामाजिक प्राणी होने का मतलब ये नहीं है, मतलब हम जब मिलते हैं, ग्रुप्स में बात करते हैं, तो हमारे दिमाग के लिए वो अच्छा लगता है, हमें लगता है हाँ सब ठीक है, क्योंकि वो हमारी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी भी कहीं ना कहीं वैसी ही है कि हम झुंड में रहते हैं तो हमें ठीक लगता है, सेफ फील होता है कई लोगों को, है ना। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो भी समाज में गलत भी चल रहा हो, उन प्रथाओं को भी मान लो तो वो सोशल डेवलपमेंट है, नहीं। तो सोशल डेवलपमेंट इज अबाउट द कल्चरल एंड सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस ऑन पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड। बच्चे के व्यक्तित्व पे समाज और संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है, वो सोशल डेवलपमेंट है। हाँ अकेले रहिए, मैं भी बहुत अकेले रहती हूँ यार, लेकिन इसका मतलब ये, मतलब आजकल तो नहीं रहती हूँ। ऑफकोर्स सुकेशनी, बिल्कुल हो जाएगा भाई, है ना। लोग चाहिए लेकिन आपकी पसंद के हों तो और अच्छा है। चलिए खैर, इमोशनल डेवलपमेंट पे आ जाते हैं। आपका इमोशंस पे कैसे कंट्रोल आता है विद टाइम। जब छोटे होते हैं हर चीज़ के लिए रोते हैं, और आप रोने के लिए छोटा बनना चाहते हैं क्योंकि रो नहीं पाते हैं, बड़े हो गए हैं तो। देख रहे हैं आप? हाँ बहुत बढ़िया श्री। तो इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट डिफरेंट इमोशंस एट वेरियस स्टेजेस एंड हाउ दे ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कैसे समय के साथ आपके जो इमोशंस हैं वो विकसित होते हैं, ये इमोशनल डेवलपमेंट में आता है। बात सही है। मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास, इट डील्स विद व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, यानी सही और गलत। ये भी सोशल डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि सही और गलत जंगल में नहीं होता, जंगल में सर्वाइवल के बेसिस पे है कि शेर को भूख लगेगी, दिखोगे तो खाए जाओगे, लेकिन इंसानों की तरह नहीं वो करते कि झूठ बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो हमारे यहाँ सही और गलत की डेफिनेशन अलग है ह्यूमंस में। बिल्कुल मिलेंगे कशिश, है ना। कल मेरी क्लास है, वहाँ आ जाना ऑफिस, GTB नगर वाले, 5 बजे, 5 सवा 5। आज तो मैं जल्दी आ गई थी, मतलब 5:30 मेरी क्लास ही खत्म हुई तो मैं सीधा घर निकल आई। वहाँ वाले ऑफिस में कई बार क्लास लेने में दिक्कत होती है, तो मैं चाहती नहीं थी आप लोगों को इनकन्वीनियंस हो। इट डील्स विद व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, यानी मॉरल डेवलपमेंट सही क्या है, गलत क्या है, इन सिद्धांतों के बारे में बात करता है ना, कि झूठ बोलना गलत बात है, सच बोलना सही बात है। डेवलपमेंट ऑफ कंसाइंस एंड वैल्यूज ऑल्सो कम अंडर दिस डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, यानी जो कंसाइंस का, विवेक का, मूल्यों का जो विकास है, वो आपका इमोशनल, इसमें मॉरल डेवलपमेंट में आता है। नैतिकता की हम थियोरी भी पढ़ने वाले हैं। ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट ये 3 चीज़ें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। जैसे न्यूट्रिशन, अगर सही खाना मिल रहा होगा तो ये बच्चे को अच्छे, उसके विकास को अच्छे तरीके से प्रभावित करेगा। गलत खाना मिल रहा होगा, उसमें मिलावट होगी, तो वो बच्चे के विकास को नेगेटिवली प्रभावित करेगा। अर्ली स्टिमुलेशन या प्रारंभिक उत्तेजना, जो आपने देखा होगा बच्चों की मालिश की जाती है जब वो छोटे होते हैं, फलाना तेल, ये घुट्टी, वो घुट्टी, क्या कर रही है वो, अर्ली स्टिमुलेशन है कि विकास में पॉजिटिवली इम्पैक्ट डल सके, अगर सही मेथड्स का, सही ट्रेनिंग का प्रयोग हम कर पा रहे हैं तो। ठीक, ऐसा ना हो कि इतनी मालिश कर दी कि आपने बच्चे की हड्डी ही चटका दी, वो नहीं करना है। तो पालना, वो जो वॉकर होता है उसमें चलने को कहा जाता है कि बच्चा खुद से चलेगा तो गिर जाएगा या उतनी जान नहीं है, तो वॉकर का इस्तेमाल करके वो चलने लगेगा। तो ये सब अर्ली स्टिमुलेशन क्या है, ये ट्रेनिंग या एक्टिविटी का एक तरीका है जो सही तरीके से दिया जाए तो मदद करता है। फिर आती है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, यानी पालने के तरीके, यानी पेरेंटिंग स्टाइल कह देते हैं इसको। आप में से कई लोगों ने ऑलरेडी की हुई है ना। जिनको नहीं बता उनको मैं बता देती हूँ बहुत शॉर्ट में। वैसे तो नहीं आता है क्वेश्चन, बट यू नेवर नो आपका समय जो है कब खराब आ जाए। सीटेट की बात करूँ, बाकियों में तो आ ही जाता है। पेरेंटिंग स्टाइल, ये सब भी तो विकास की को प्रभावित करेंगे ना। अगर बचपन से डांटा मारा गया है तो बच्चा अपने डिसीजन कभी ले ही नहीं पाएगा, वो हर चीज़ में कहेगा पहले पापा से पूछ लेता हूँ या मम्मी से पूछ लेता हूँ। तो ये विकास को प्रभावित करेगा कि आप कितने इंडिपेंडेंट हैं।
तो पेरेंटिंग स्टाइल में 4 स्टाइल होती हैं, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ, जो उन्होंने पहले पढ़ा है वो जानते ही होंगे। अथॉरिटेटिव स्टाइल, आधिकारिक शैली, इसको बेस्ट मानते हैं। अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो नेगेटिव है। बेस्ट मानते हैं क्यों? क्योंकि 2 चीज होती हैं, एक है केयर, दूसरा है कंट्रोल। तो यहां पे दोनों ही चीजें हाई होती हैं, यानी जो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे की केयर भी बहुत करते हैं और उस पर कंट्रोल भी है, यानी घर में नियम भी हैं, वो लागू भी होते हैं और बच्चे का ध्यान भी रखा जाता है कि भाई बच्चा कह रहा है कि नहीं मुझे तो स्पोर्ट्स में जाना है, तो उस पर चर्चा होगी क्यों जाना है, उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, तो माँ बाप और बच्चे मिलकर के नियम तय करते हैं। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग क्या है? ये एकदम डिसिप्लिनेरियन है या अधिनायकवादी है, ये हिटलर शाही है कि यहाँ अगर आप केयर की बात करोगे तो केयर डाउन है और कंट्रोल बहुत ज्यादा है। तो यहाँ नियम बन गए, कह दिया ना कह दिया, या मोहब्बतें वाले जो आपके अमिताभ बच्चन हैं वो अथॉरिटेरियन माँ बाप हैं, या हमारे देश में बहुत सारे माँ बाप जो हैं वो अथॉरिटेरियन ही माँ बाप हैं। हाँ, अनुराग कह रहे हैं आप शादी कब करेंगे, हम लोगों को आपके घर आना है। भैया घर आ जाइए, ऐसी मिल लीजिए दुनिया में कहीं, उसके लिए शादी मत कराइए। शादी तभी होगी जब कन्विंस हो पाऊंगी मैं जीवन में, और ये जो भार मैंने उठाया हुआ है जेंडर का, ये सब जहाँ सेट कहीं होगा, इतनी फुर्सत कहाँ है, कोई ढूंढने तो निकली नहीं हूँ मैं, है ना, नहीं तो नहीं होगी, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं। शादी कोई ऐसा काम नहीं है जिसके बिना जीवन रुक रहा हो। चलो आ जाओ। परमिसिव पेरेंटिंग, दिन तो निकल जाता है, पता तो लगता नहीं है, दुनिया घूम नहीं पा रही हूँ, 2017 से बैठी हूँ बनवा के पासपोर्ट, अब जाके पहली ट्रिप पे जाने वाली हूँ, है ना। देखिए, तो परमिसिव पेरेंटिंग यानी अनुमोदक शैली, इंडलजेंट यानी आसक्त माँ बाप, ये बिल्कुल धृतराष्ट्र टाइप के माँ बाप हैं, इनको जो बच्चा कह देता है गलत को भी सही मान लेते हैं, ये केयर इनकी इतनी ज़्यादा है, केयर इतनी ज़्यादा है कि कंट्रोल एकदम लो हो जाता है, तो ये बेचारे कुछ बोल ही नहीं पाते, बच्चों की ही चलती है, तो ये भी कोई अच्छा नहीं है। नेग्लेक्टफुल है, इन माँ बाप को पता ही नहीं इनका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, बस टाइम पे पैसे भिजवा देते हैं, उसके दोस्त कौन है कुछ नहीं पता इनको, तो केयर जो है नेग्लेक्टफुल में 0 है और कंट्रोल भी कुछ नहीं है। तो इसलिए जो बेस्ट है वो अथॉरिटेटिव ही है, क्योंकि यहाँ केयर भी है कंट्रोल भी है, कि नियम खुद से बनाए जाएंगे, भाई 9 बजे के बाद घर नहीं आना, 9 बजे से पहले आ जाना है, और जो आपका कंट्रोल है वो, मतलब केयर भी है कंट्रोल भी है, कि हमें कंसर्न है, अगर 9 बजे के बाद आना है किसी दिन तो पापा चले जाएंगे लेने, या कई बार अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो भाई चला जाएगा, उसका रीज़न ये होता है कि हो सकता है वो एरिया ही सेफ ना हो, है ना, तो क्योंकि काम भी ना रुके, भाई अगर पेपर देना है या कहीं से फ्लाइट से आना, फिर ऐसे तो सबको रोजगार या कुछ भी सपने देखना छोड़ दे इंसान, अगर आप केयर के नाम पे सबको बांधते ही रहेंगे, ठीक है ना, तो फिर लोग उड़ नहीं पाएंगे, एस्पिरेशंस, या अपना करियर नहीं बनाएंगे, फिर क्या करें, लड़कियां घर में बैठ जाएं, या ये सबके लिए नियम हो सकते हैं कि लड़कों के लिए भी भाई 10 बजे तक घर आना है, कोई बात है तो उसके बाद फिर पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है अगर लेट हो रहे हो, तो ये अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है कि नियम भी है और केयर भी है, बच्चे के साथ डिस्कस करके जो है नियम तय होते हैं, ठीक है ना। हाँ, इमामुल हक कह रहे हैं आप मजाक करना छोड़ दिए, अरे मैं यार मैं सीरियस पढ़ा रही हूँ ना, ऑलरेडी बहुत थकी हुई हूँ, तो अब मैं शादी की बात पे क्या मजाक करूँ, मजाक तो हम लोग करते रहते हैं जब मौका मिलता है। आपके पेरेंट्स कौन से टाइप के हैं? देखिए, पेरेंट्स भी तो बदल जाते हैं ना समय के साथ, वो जैसे होते हैं और जैसे बन जाते हैं बाद में, आप जीवन में अच्छा कर लीजिए तो थोड़ा बहुत, थोड़ा आप कलेश करेंगे, थोड़ी बातचीत करेंगे, बीच के रास्ते पे उनको लेकर के आएंगे, फिर डिस्कशन होगा, है ना। जैसे मेरी मम्मी को जो है मेरे देर सवेरे जाने से थोड़ी समस्या होती थी, अब नहीं होती है ना, तो मैंने उनको बहुत तसल्ली से समझाया, और मेरे सरकारी नौकरी ना लेने पे उनको जो है तकलीफ थी, जो पापा की जॉब मिल रही थी, तो उस पर हमारी बात हुई, फिर वो बाद में भी मतलब काफ़ी टाइम तक जो है वो कहती रहती थी, उसके बाद तो फिर कहानी बंद हो गई कि नौकरी नौकरी का। मैंने कहा यार आप देखो क्या होता है, मतलब आप तो खुद रहे हो दोनों जॉब में, कि ये होता है, फिर मैंने उनको फाइनेंशियली वैसे हर तरह से समझा करके, तो वो डिस्कशन हो गए, फिर अब तो वो नाम भी नहीं लेते हैं, अब तो कैसे ही कहेंगी, है ना, अब तो बल्कि उनके आसपास लोग जो हैं प्रिंसिपल से लेकर के और बहुत सारे लोग उनको बताते रहते हैं, तो वो अभी तो चिल हैं वो काफ़ी हद तक, है ना। बीच में उनको पिछले साल कोई तो किसी ने कहा या कहीं कहीं से तो प्रेशर उन्होंने लिया, तो वो कह देती थी शादी का। मैंने कहा देखो मम्मी अब बात ऐसी है, अगर आप ये रोज़ शादी की बात करोगी तो मेरी और आपकी जो है समस्या बैठेगी, है ना, बैठने में हम ज़्यादा देर बात कैसे करेंगे, फिर रोज़ की समस्या होगी। हाँ, तो वो डिस्कशन करके मान जाती हैं, है ना। तो अथॉरिटेरियन तो खतरनाक होते हैं, उनसे तो फिर रिश्ते तोड़ने पड़ते हैं, अगर आप रिबेल बच्चा निकल गया सच में कि जो अपने हिसाब से जीवन जीना चाहता है, तो फिर तो ऐसे माँ बाप से तो फिर रिश्ते ही तोड़े जाते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन हाँ, हमारे माँ बाप अथॉरिटेटिव और अथॉरिटेरियन का ही मिक्स रहे हैं कुछ हद तक, है ना। यप, तो ये कहानी है। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं,
कल की क्लास में मिलेंगे और इसके आगे की बात करेंगे। ये टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट थे, रियरिंग स्टाइल या चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस भी कह देते हैं या पेरेंटिंग स्टाइल भी कह देते हैं इनको। ठीक है जी। हम्म। चलिए बहुत बढ़िया, आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं। बहुत बढ़िया। नहीं वो सिंपल है, आपको चर्चा करनी पड़ेगी। मैंने कहा मुझे लगेगा ठीक तो मैं कर लूंगी, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। मैंने उनको दीदी के टाइम पे भी बोल दिया था, तो वो डिस्कशन की। फिर आप जीवन में कहाँ हैं, माँ बाप भी उस हिसाब से चेंज होते हैं, बहुत बार डिस्कशंस होंगे, थोड़ा बहुत मतभेद भी होंगे, है ना। वो हर किसी को पता होता है अपने माँ बाप के साथ कैसे डील करना है। और मेजरली वो आपको चाहते देखना सुखी ही हैं, या फिर कि आप और कई बार उनकी सोच जो है वो ज़रूरी नहीं कि आपकी सोच से हमेशा मैच करे। तो ये अपने आप में टसल है एक जनरेशन की दूसरी जनरेशन से। ठीक है ना। आप ये दो डिसीजन पे मेरा बहुत वो रहता है कि आप करियर और जीवन साथी थोड़ा सा सोच समझ के, अपने अपने गलती अगर अपने आप से हो जाए वो डिसीजन लेने में, वो ठीक है। लेकिन किसी और का डिसीजन थोपा हुआ नहीं होना चाहिए, वो बड़ा भारी पड़ जाता है जीना फिर। बट सबके लिए अलग है, ये मेरे लिए अलग हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम 7:30। मेरे ससुर ने कह दिया तो कह दिया, ऐसे बहुत माँ बाप है भाई इंडिया में, बहुत माँ बाप है। चलिए टेक केयर, बाय बाय। आप मत बनिएगा ऐसे बस। कल मिलते हैं, बाय।